उसको संस्कृत पढ़ाते हैं, क्या हम इस जबान के साथ इम्तियाजी सलूक की बरत रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि शायद जर्मन पढ़ के हमारा बेटा आगे जाके पता नहीं कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो कल जर्मनी चला जाएगा। बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन कल्चर, ओन लैंग्वेज। अगर हम अपनी जबान पर, अपने कल्चर पर प्राइड नहीं करेंगे, उस पर फख्र नहीं करेंगे, फिर हमारी आइडेंटिटी क्या है? अगर हम जर्मन कल्चर पे, अगर हम यूएस कल्चर पे उस पर फख्र करेंगे और अपने कल्चर को भूल जाएंगे, देन वी आर लॉस्ट। हम खत्म हो जाएंगे। हमारी अगली जनरेशन जो है, उनका जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो सब खत्म हो जाएगा। सो वी शुड बी प्राउड। और वो प्राउड क्या है? वो फीलिंग आनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं, मैं अपने कश्मीर की बात करूँगा, हमारे लोग अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको डिस्करेज करते हैं कश्मीरी ज़बान में बात करने से। फिर उर्दू में बात करो, अंग्रेजी में बात करो। फिर हम ना उर्दू में बात कर पाते हैं, ना हम अंग्रेजी सीख पाते हैं। जो आपका थॉट प्रोसेस होता है जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारी नशोनुमा होती है, तो वो मादरी ज़बान में सबसे बेहतर होती है। जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को बोलेंगे भाई तुम कश्मीरी में बात मत करो, तुम उर्दू में बात मत करो, अंग्रेजी में बात करो, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा और वो गलत तरीके से चीज़ों को सोचेगा। अब देखिए, जिन लोगों की मादरी ज़बान उर्दू है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है, किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरी भाषा में बोलना है, आप सबसे पहले अपनी मादरी ज़बान में सोचेंगे, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन हम अपनी नई पौध को, नई पीढ़ी को इससे महरूम रखें। ये बहुत बड़ा अलमिया है, एक इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है सभी को। और जहां तक जर्नलिज्म का सवाल है, मुझे कभी मौका नहीं मिला किसी अखबार में काम करने का। मैं प्योरली एक टेलीविजन जर्नलिस्ट रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एज न्यूज रीडर की। ऑल इंडिया रेडियो पर भी मैंने न्यूज़ पढ़ी है और टेलीविजन पर भी मैंने न्यूज़ पढ़ी है। उसके बाद जब मैं हैदराबाद आया तो यहाँ भी 2-3 साल मैं न्यूज़ पढ़ता रहा उर्दू चैनल में। और उसके बाद कई जिम्मेदारियाँ मिलती गई। एक साहबी बनने के लिए आप किसी भी ज़बान से आपका ताल्लुक हो, चाहे आप उर्दू हो, फारसी हो, पंजाबी हो, कोई भी ज़बान, किसी भी ज़बान में आपने पढ़ाई की हो, अगर आपको साहबी बनना है तो अंग्रेजी का सहारा लिए बगैर आप साहबी नहीं बन सकते। ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूल के साथ कहता हूँ। आप किसी उर्दू अखबार में काम करेंगे, आप बोलेंगे मैंने तो उर्दू में PhD की है, मेरी उर्दू बहुत ज़बरदस्त, शानदार, मैं लिख सकता हूँ सब कुछ। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी वीक है तो आप वो जो तरक्की की सीढ़ी जो होती है उसके निचले पायदान पर ही रहेंगे, आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे। सो अंग्रेजी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजी समझना ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है। हम मुख्तलिफ ज़बानों में चैनल चलाते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में अखबार चलाते हैं, लेकिन वहाँ हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज मैं आपको बताऊँ तो हमने अभी कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये दिल्ली, ये बुलेटिन शुरू किए। मुझे कर्नाटका से उस बुलेटिन के लिए कॉपी राइटर चाहिए। हमारा कन्नड़ा चैनल है, उस चैनल पर जितने भी स्क्रिप्ट्स आते हैं वो कन्नड़ा ज़बान में आते हैं। उस कन्नड़ा ज़बान के स्क्रिप्ट को मुझे ट्रांसलेट करना है उर्दू ज़बान में। तो मेरा जो कॉपी एडिटर होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? बेसिक। सबसे पहले उसको कन्नड़ा आनी चाहिए और उसकी उर्दू भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि कन्नड़ा से ट्रांसलेशन करना उर्दू ज़बान में आसान काम नहीं है। अगर उसको उर्दू नहीं आती है, मेरे लिए चलेगा। अगर उसको अंग्रेजी नहीं आएगी, वो नहीं चल पाएगा। क्यों? मैंने उसको बेंगलोर ब्यूरो में रखा है। उसका काम क्या है? जितने भी हमारी खबरें पूरे स्टेट से आती हैं, उनमें से देखना है कि उर्दू से रिलेटेड 2-3 खबरें कौन सी हैं, क्योंकि सभी दिन में तो 2000 खबरें आती हैं, वो सब उर्दू चैनल के लिए हम चला नहीं सकते हैं। उसमें 2-3 स्टोरी जो हमारे माइनॉरिटी स्पेसिफिक होगी उनको वो भेजेगा वहाँ से। अगर वो कन्नड़ा से उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम,
ट्रांसलेशन कर सकता है, मैं उसको चला सकता हूँ। वो अंग्रेजी में स्टोरी फाइल करेगा, हैदराबाद में जो मेरा डेस्क पे सब एडिटर है वो उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करेगा, मेरा काम चलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी अंग्रेजी की तरफ तवज्जो दीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। और हमारी जबान अंग्रेजी नहीं है, हमारी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं है, किसी की भी नहीं है, तो अंग्रेजों की जबान है। इसलिए आप सोच रहे हैं कलाम साहब तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन मैं कैसे सीखूंगा? इनकी भी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं, मेरी भी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं, ये सीखी जा रही है। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, आपको स्टूडेंट की तरह बेसिक से सीखना है। सपोज कुछ लोग मदरसे में पढ़े होंगे, कुछ लोग उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़े होंगे, जहाँ बुनियादी तालीम जो है अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में। वहाँ 7वीं 8वीं जमात में जब मैं स्कूल जाता था कश्मीर में, तो 6वीं जमात में मैंने ABCD पढ़ी। लेकिन बाद में जब आप किसी फील्ड में आते हैं, आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। आपको रियलाइज करना पड़ता है कि भाई बाहर की इंडस्ट्री कैसे है, मैं कंपीट कैसे कर सकूंगा लोगों के साथ। अगर वो रियलाइजेशन नहीं है किसी को, बाद में 20 साल के बाद वो बोलेगा मेरे साथ 9 साल लेकिन मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। ये तासुरी गलत है। भाई आपने कितने एफर्ट्स किए खुद को डेवलप करने के लिए? क्या कंपटीशन में आप उतरेंगे नहीं दूसरे के साथ? उस दौड़ में आप पीछे रहेंगे और उसके बाद हम पूरी मशीनरी को और पूरे निज़ाम को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। कभी हमें सोचना पड़ेगा कि इस सब के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कोशिश नहीं की। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी माइक पर तो ट्रांसलेशन की बात नहीं हो पाएगी। मैं कुछ लिख के कुछ चीज़ें जो है बताना चाहूँगा, आपके साथ इंटरेक्शन होगा, मुझे भी कई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है माइक के बगैर भी हम बोल सकते हैं। यहाँ किस किस रियासत के लोग? सिर्फ उठा दीजिए उसको, उठा दीजिए बस उठा दो। कश्मीर से कौन कौन? सबसे पहले मैं दिखेगा नहीं सर, दिखेगा। उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडियंस कितने हैं? नॉर्थ इंडियंस आपका ताल्लुक किस स्टेट से? लखनऊ से। बिहार से। मुझे पता चला कि केरला के भी हमारे भाई यहाँ पर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। वेरी नाइस टू सी यू हियर। बहुत अच्छा लगा एक मिनट तो आपको देख के। लाइट और कौन सी नॉर्थ ईस्ट से कोई है? कहाँ से हैं? वहाँ से वेस्ट बंगाल या वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। देखिए प्रॉब्लम ट्रांसलेशन की आएगी जब केरला का आदमी का किसी मीडिया हाउस में जाएगा, जब आंध्र प्रदेश का कोई मीडिया हाउस में जाएगा, और जब कश्मीर का कोई आदमी मीडिया हाउस में जाएगा, या जब लखनऊ का कोई मीडिया हाउस में जाएगा। डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से तर्जुमा किया जाता है। देखिए हम तर्जुमा किसके लिए करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखिए, आप सियासत अखबार के लिए काम करते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? आपके टारगेट व्यूअर्स कौन से हैं? जो आपका ये रीडर्स कौन है? आपके आंध्र प्रदेश के लोग बेसिकली। सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूँ और मैं सियासत अखबार के लिए काम करता हूँ, मुझे सबसे पहले वाकफियत होनी चाहिए यहाँ के रीडर्स के कल्चर की। जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ उसमें मुझे कल्चर का खास ध्यान रखना, मैं किस कल्चर के लिए काम करता हूँ। अगर हम टीवी बिहार में काम करते हैं, जो भाषा जो ट्रांसलेशन हम राजस्थान के लिए लिखेंगे, जो हम हरियाणा के लिए लिखेंगे, वो बिहार के लिए नहीं होगी। वहाँ की वोकेबलरी डिफरेंट है। मैं अपनी वोकेबलरी को इम्पोज नहीं कर सकता हूँ किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे अंदर, वो गलत होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें उर्दू में आती है, क्योंकि उर्दू का कोई स्टेट नहीं है। जैसे गुलाम साहब ने पहले ही बोला, हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है एक कंसोलिडेटेड लोग हैं,
जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू जानते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हमारे रीडर्स हैं या व्यूअर्स, दे आर स्कैटर्ड थ्रू द कंट्री। ये दिक्कत हमें सबसे पहले की थी उर्दू में। जब हमने चैनल शुरू किया, कुछ अल्फाज हम ऐसे ट्रांसलेट करते थे, मेरे पास नॉर्थ इंडिया से फोन आता है, अरे भाई ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया क्या है। कुछ अल्फाज ऐसे होते थे, अब हम उनकी बात सुनते थे, लिखते थे कोई लफ्ज, तो कर्नाटक और आंध्रा से फोन आते थे, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो हम कंफ्यूज हो गए। हमने क्या किया, हमने एक कमेटी बनाई, डिफरेंट जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हमारे हैं उनसे हमने बात की, हमने एक कमेटी बनाई और हमने एक स्टाइल शीट बनवाई। हमने कहा यार ऐसे अल्फाज हम चुनेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो पूरी कंट्री में एक्सेप्टेड हो। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा और ट्रांसलेशन में हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम मास मीडिया में, इसमें इमोशनल नहीं चलता। मुझे ये देखना है, मैं अगर चैनल चलाता हूँ, अगर मैं कोई लफ्ज टीवी पे लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, अगर वो 10 में से 7 लोगों को समझ नहीं आता, वो कितना भी अच्छा लफ्ज क्यों ना हो, वो कितनी भी बड़ी डिक्शनरी में क्यों ना लिखा हो, मेरे लिए कोई माने नहीं। मेरे लिए माने कौन सा लफ्ज रखना है, जो 10 में से 9 लोगों को समझ आए। कुछ अल्फाज हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगा जो साउथ इंडिया में जो मुझे ज्यादा यूज करते हैं, सरका भी यूज करते हैं। आपने पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, सरका लिखते हैं ना, सरका किसको बोलते हैं, जोड़ी, राइट। अब अगर मैं मास मीडिया में लिखूंगा कि एक सरका हो गया, ठीक है, और फिर लिखूंगा चोरी हो गई, कौन सा लफ्ज ज्यादा लोगों को समझ आए? क्योंकि टेलीविजन क्या है, हम सब्सक्राइब नहीं करते अखबार की। अखबार सपोज मुझे उर्दू जबान आती है, तभी मैं अखबार उर्दू अखबार सब्सक्राइब करूँगा, मेरे घर पे आकर तभी लाएगा। मैं गुजराती जानता हूँ तो उर्दू अखबार मेरे घर पे आए, तभी मैं इसको खरीदूंगा जब मुझे जबान आती है। अगर आप अखबार में लिखोगे, मैं मानता हूँ चलो चलेगा, क्योंकि आपकी टारगेट व्यूअर्स हमको पता ही है, क्योंकि सियासत अखबार यहाँ मिलता है, ठीक है, इनकलाब बॉम्बे से निकलता है। आप वहाँ के रीडर्स के लिए कोई ऐसा लफ्ज लिखेंगे जो वहाँ बिल्कुल चलन में है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल के लिए कोई काम करते हैं, कोई अखबार निकालते हैं या कोई टेलीविजन चैनल चलाते हैं, उसमें आपको नेशनल व्यूअर्स से ख्याल रखना। सो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा आपके व्यूअर्स कौन से, उनका कल्चर क्या है, और जितने भी प्रेस रिलीज आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, चाहे PTI हो, चाहे आपके APTN हो, चाहे जितने भी एजेंसी हैं, वो स्क्रिप्ट किसमें भेजते हैं, अंग्रेजी। सपोज हमारे चैनल में एक किसी का स्पीच आएगा, उसमें लिखा होगा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुझे उर्दू चैनल में चलाना है, मुझे इसको तर्जुमे के साथ चला देना है, मैं तो नमस्ते दोस्तों नहीं लिखूँ, मैं तो सपोज आदाब दोस्तों लिखूँ। और हिंदी चैनल में जब मुझे ट्रांसलेशन करना है, मैं वहाँ आदाब दोस्तों नहीं लिखूँ, मैं वहाँ नमस्ते दोस्तों लिखूँ। ये कल्चर का डिफरेंस जब तक कॉर्पोरेट को पता नहीं होगा कि उसके टारगेट ऑडियंस का कल्चर क्या है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हम ट्रांसलेशन करते हैं